हेलो एवरीबॉडी। आज हम सब बायोकेमिस्ट्री में लिपिड्स में जो है फ़ैट एंड ऑयल के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ैट एंड ऑयल जो है रिज़र्व फूड मटेरियल कहा जाता है या सुरक्षित भोजन कहा जाता है। फ़ैट और आपका जो ऑयल्स है, फ़ैट्स एंड ऑयल्स अगर आप देखें तो फ़ैट और ऑयल्स में अगर हम दोनों को अलग अलग तरीके से डिवाइड करें तो हम मैक्सिमम को आप देखेंगे कि जितने भी फ़ैट होंगे, जितने भी वसाएं होंगी, या इनको हम इसे कह सकते हैं कि वसा, जितने भी वसा होंगी वो सारी वसा जो है वो संतृप्त वसीय अम्ले होंगे। संतृप्त वसीय अम्ले होंगे, यानी कि इन्हें हम कह सकते हैं सेचुरेटेड फैटी एसिड। संतृप्त वसीय अम्लें पाई जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि असंतृप्त वसीय अम्लें होती हैं। संतृप्त वसीय अम्लें या असंतृप्त वसीय अम्लें क्या होती हैं? संतृप्त वसीय अम्लों में आप देखेंगे कि या असंतृप्त वसीय अम्लों में आप देखेंगे कि वहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन के वैल्यू होंगे, जैसे मैं आपसे बता दूं, अगर कार्बन की संख्या 17 है और हाइड्रोजन की संख्या 35 है तो आप देखेंगे कि ऐसे कार्बनों की संख्या में जब वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे इसका जो सूत्र होता है CnH2n+1, ये होता है संतृप्त या सैचुरेटेड। संतृप्त जो है संतृप्त और या फिर सैचुरेटेड जो है संतृप्त और असंतृप्त। इसमें क्या होता है, यानी इसको हम या तो हम कह सकते हैं, अगर देखें तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम क्या कहते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होती है, सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कहते हैं। जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कहते हैं। तो फैट और ऑयल में वसा जो होती है वो सैचुरेटेड कंडीशन की होती है। सैचुरेटेड अगर है तो सैचुरेटेड के लिए क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पे संतृप्त के लिए जितने भी वसीय अम्लों का सूत्र होगा, सैचुरेटेड कंडीशन के लिए जितने भी आपके सूत्र होंगे वह होता है CnH2n+1। यानी कि अगर हम देखें कि जिसमें मान लेते हैं कार्बन की संख्या 17 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 17 दूनी 34, 1 35 होगी। और ये किसकी होती है? ये पाई जाती है एस्टरिक एसिड की। किसकी होती है? एस्टरिक एसिड की होती है। इसी प्रकार से आपका जो है ओलिक होती है। ओलिक जो होती है, ओलिक एसिड जो होती है या ओलिक फैटिक एसिड जो होती है वो असंतृप्त। जैसे मैंने आपसे बताया कि जितने भी फैट होंगे वो सैचुरेटेड कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। उनका जो बॉन्डिंग है, जो आपके कार्बन हाइड्रोजन की जो श्रृंखलाएं हैं वो सिंगल बॉन्ड से संबंधित, सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हुए चले जाएंगे। जो अनसैचुरेटेड होंगे उनमें जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उसमें से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, या तो डबल बॉन्ड रहेंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। और यही एक कारण होता है कि इसके सूत्र में हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम जितने भी इस कंडीशन के आएंगे, इस कंडीशन के जितने भी आएंगे वो सभी जो है वसा से संबंधित रहेंगे। अगर तेल की बात की जाए, ऑयल की बात की जाए तो ऑयल में क्या है? ऑयल जो है अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड के अंतर्गत जो सूत्र होते हैं वो होता है आपका CnH2n-1। अब हम इसी से संबंधित कर रहे हैं, इसी से संबंधित अगर हम लें तो मान लेते हैं कि अगर आपके कार्बन की संख्या 17 हो तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। इसको कहते हैं ओलिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? हम ओलिक एसिड कहते हैं। ओलिक एसिड यहाँ पे
ओलिन या ओलिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे ओलिक एसिड से संबंधित हो गई। अब इसी प्रकार अब ये क्या है, जितने भी आप अनसैचुरेटेड या असंतृप्त वसीय अम्लों से संबंधित आप कंपाउंड को पाएंगे, यौगिकों को पाएंगे, वो तेल के अंतर्गत आएंगे, और जितने सैचुरेटेड होंगे वो फैट यानी वसा के अंतर्गत आएंगे। अब बात कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पे अब इन दो चीज़ों को अगर हमने क्लियर कर लिया हो, फैट और ऑयल क्या है, तो हम फिर आगे चलते हैं कि फैट कहाँ पे है और ऑयल कहाँ पे है, और ये कैसे बनते हैं हमारे शरीर के अंदर, या फिर वहाँ पे प्लांट के अंदर ये कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, इस पे हम देख लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वसा और तेल जो है पौधों में विस्तार पूर्वक पाया जाता है, और इसका अगर देखा जाए कि जैविक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए, जीवन के प्रक्रम के आधार पे देखा जाए, जीवन चक्र के आधार पे देखा जाए, तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पौधों और जंतुओं दोनों में, अगर हम देखें पौधों में भी और फिर इसके बाद जंतुओं में भी, दोनों में जो है ये क्या होती हैं, ये रिजर्व फूड के मटेरियल के विषय में होती हैं। अगर हम देखें तो रिजर्व फूड मटेरियल के अंतर्गत इनको रखा जाता है, फूड मटेरियल के अंतर्गत इनको रखा जाता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं सुरक्षित भोजन, या इसको हम कह सकते हैं क्या, सुरक्षित भोजन। सुरक्षित भोजन के अंतर्गत इसको रखा जाता है। ये करते क्या है, मैंने आपसे बताया था अभी कल ही कि लिपिड्स के माध्यम से अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि अगर हम 1 ग्राम वसा लेते हैं, फैट लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, तो उसे हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि ये कितने अधिक है, 2.5 गुना के लगभग। आप देखेंगे कि हालांकि ये पॉइंट में दोनों है, तो जैसे 9.3 होता है इसका, लेकिन एक समानांतर रूप से देखा जाए तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है। यानी कि अगर देखा जाए कि कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में तो वसा हमारे एनर्जी के थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से कई गुना बेहतर आपका वसाएं होती हैं एनर्जी देने के लिए। इसके साथ साथ इसकी जो प्राप्ति स्थान होती है, यदि हम लेना चाहें तो इसे हम पौधों के माध्यम से भी ले सकते हैं और जंतुओं के माध्यम से भी ले सकते हैं। यदि हम पौधों के माध्यम से लेते हैं तो हमें किस रूप में लेना होगा, जैसे हम बीजों के रूप में ले सकते हैं, यानी सीड के रूप में ले सकते हैं, फ्रूट्स के रूप में ले सकते हैं, यानी कि फलों के रूप में ले सकते हैं, हम उसके लीफ के रूप में ले सकते हैं, या पत्तियों के रूप में ले सकते हैं, या इसके स्टेम से ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं। ये कई चीज़ों से आप लेंगे तो जो कि उनके बीज, फल और इन सब चीज़ों से आप आसानी से इनके प्राप्ति स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे अगर आप देखा जाए, अगर हमारी आपकी इच्छा हो कि ये मिलेंगे कैसे, तो आप जानते होंगे भली भांति कि आपके बिनौला, सरसों, नारियल, मूंगफली, जैतून, अलसी, रेंडी आदि मुख्य रूप से पौधों के थ्रू हम तेल को ले सकते हैं। देखिए, तेल शब्द की बात आ रही है, अगर तेल की बात आ रही है तो इन सब को हम कह सकते हैं कि ऑयली है तो अनसैचुरेटेड कंडीशन के फैटी एसिड से रिलेटेड हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि यहाँ पे अगर हम देखें कि दूसरे, अब जंतुओं के आधार पे देखा जाए तो जंतुओं की वसाओं में आप जानते हैं, मैंने आपसे कई बार बताया है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो फैटी होते हैं तो उनके अंदर जो फैट का जो फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, तीव्र गति से होती है कि वो बड़े मोटे दिखाई देते हैं, बहुत ही हेल्दी दिखाई देते हैं, जिससे कि
काफ़ी परेशानियाँ आती हैं, या हम जब किसी पदार्थ को, किसी ऐसे जानवर को भूनते हैं, देखते हैं, तो उसमें जो फैट होती है वो उस गर्म तवे पर या गर्म कढ़ाई पर वो पिघल करके बाहर निकलना प्रारंभ करती हैं और आपके तेल के साथ मिलना शुरू कर देती है और काफ़ी भारी मात्रा में निकलती हैं। उसी के साथ साथ आपसे मैं बता दूं कि आप ये भी देखते होंगे कि जब ठंडक में ये चीज़ों का प्रयोग किया जाता है कि आपके हाथों में वो फैट लगता है, यानी कि क्या है कि अगर वो फिर से आप देखेंगे कि ठोस अवस्था में पहुंच जाने प्रारंभ कर देता है। तो ठोस अवस्था में पहुंचना क्रिस्टलीय रूप में कन्वर्ट होता है, तो सैचुरेटेड कंडीशन का इसलिए ऐसा होता है। जबकि वहीं अभी सरसों का तेल आप रख दीजिए तो रूम टेम्परेचर पे वो कोई उसका कुछ भी नहीं होने वाला होता है, वो वैसे ही पड़ा रहता है। वैसे ही यहाँ पे इनके साथ होती है। पौधों के माध्यम से अगर देखा जाए तो हमें क्या मिलता है, चर्बी मिलती है। हमें क्या मिलता है, टैलो मिलती है। टैलो ये होता क्या है, टैलो क्या होता है, टैलो होता है अगर देखा जाए तो इसे हम कहते हैं गाय की चर्बी। क्या कहते हैं, गाय की चर्बी। और लार्ड होता है। लार्ड जो होता है वो क्या होता है, सूअर का, जैसे आप लोग काफ़ी फेमस रहता है लार्ड, फालिस में या अन्य चीज़ों में लोग एडवाइस देते हैं कि नहीं हमें ये लगानी चाहिए, जिससे कि हमें काफ़ी राहत होगी, हमें काफ़ी आराम मिलेगा। और कुछ लोग कहते हैं कि इससे लगाने से तमाम चीज़ें आती हैं। देखिए ऑयल होता है, ये ऐसा नहीं है कि इनके केमिस्ट्री में उनके केमिस्ट्री में बहुत अंतर हो। हाँ, फिर भी ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है केमिकली रूप से जो एक जंतु से दूसरे जंतु में कुछ भिन्न पाई जाती हैं, जिसके कारण हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं सूअर की वसा। सूअर की वसा। इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद आता है आपका मछली का तेल। अब मछली का अगर तेल ले रहे हैं तो मछली के तेल में आप जानते हैं श्वास के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ा कारगर होता है ये मछली का तेल। इसको आप देखते होंगे जो दमा के पेशेंट होते हैं उनके लिए दिया जाता है कि आप जो है इसका सेवन कीजिए आराम से, और इसका सेवन करेंगे तो आपको इसका काफ़ी लाभ आपको मिलता है। इसके साथ साथ अब रासायनिक रूप से भी देखा जाए, केमिकली रूप से देखा जाए तो केमिकली रूप से इसके काफ़ी जो है फ़ायदे होते हैं, काफ़ी लाभ प्राप्त होती है। और वो लाभ क्या होती है कि उसमें आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि इन्हीं वसाओं से और इन्हीं तेलों से, यानी वसीय अम्लों से, जो अगर रासायनिक रूप से देखा जाए क्या लाभ है, तो रासायनिक रूप से जो लाभ होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो वसीय अम्ल हैं, वसीय अम्लों से हम निर्माण करते हैं किसका, साबुन का। क्या करते हैं, साबुन का निर्माण करते हैं। आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हम तमाम प्रकार के साबुनों का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो जो साबुनों का प्रयोग हम लोग करते हैं वो इसी वसीय अम्लों के साथ रिएक्ट करा करके आगे आपको मिलेगा। तो इसके माध्यम से इसको हम कर लेते हैं। ये बनते कैसे हैं, ये निर्माण होता है जो हमारे शरीर के अंदर हैं, या हमारे देखा जाए वहाँ पे ये कहने का मतलब ये है कि वनस्पतियों के अंदर पाई जाती है। ये किस प्रकार से जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद ये किस प्रकार से क्रियाएं करती हैं, क्रियाशील होती हैं, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं कि ग्लिसरॉल होता है, एक वसीय अम्ल होता है और एक एस्टर्स होते हैं। जो एस्टर्स होते हैं वो कौन से हैं और क्यों किस प्रकार से हैं, इसके विषय में भी हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। आप लोग ग्लिसरॉल के विषय में पढ़े होंगे, जो इसका रासायनिक संगठन है, इसके विषय में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से इसको आप जानते होंगे कि इनका निर्माण कैसे होता होगा। हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले कि ग्लिसरॉल क्या है और कैसे। ग्लिसरॉल का सूत्र क्या होता है, या ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर कैसे होती है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जो सूत्र है, एक सिंपल ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है वह होता है CH2OH, CHOH और फिर CH2OH। ये ग्लिसरॉल होता है। अब ये ग्लिसरॉल मिलता कैसे, बनता कैसे हमारे शरीर के अंदर, अगर हम इस पे ध्यान दें तो
शायद है कि हम लोग इस पर बेहतर तरीके से काम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि इनका जो फॉर्मेशन होता है हमारे शरीर के अंदर, चाहे वो आपका पौधा होगा और या फिर जो है आपका जंतु होंगे, इन दोनों के ही अंदर इनका फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय के थ्रू होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से यहाँ पे ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। इन दोनों में किसका, ग्लिसरॉल का, इन दोनों का जो है निर्माण कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू होता है। कैसे होता है मैं इसको बताता हूँ। आप लोग अभी ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट्स में एक बात पढ़ी थी ट्रायोज को लेकर के, डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट। डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट का निर्माण कैसे हुआ था और कौन सा एंजाइम उस पर क्रियाशील की थी। तो इसमें ऑक्सीजन के कारण, जैसे पौधे में अगर आप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के समय, तो ग्लाइकोलाइसिस के समय क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस के समय ये कन्वर्ट होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस समय क्या होता है कि ग्लूकोज टूटता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है, आइसोलेट होते हैं, वो कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है फिर इसके बाद 1 और 6 फास्फेट में फ्रक्टोज कन्वर्ट होता है। जब 1 और 6 में कन्वर्ट होता है तो वहीं पे जो चौथा चरण आता है तो ये 2 भागों में टूट जाते हैं। जब ये 2 भागों में टूटते हैं तो 2 भागों में, आप इससे पहले हम लोगों ने इस पर चर्चा किया हुआ था, ग्लिसरॉल्डिहाइड पे और डिहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट में 2 भागों में टूटता है। पहले 3 कार्बन के साथ 1 फास्फोरस और 3 कार्बन के वाले कंपाउंड्स के साथ 3 फास्फेट चले जाते हैं। यहाँ पे जो निर्माण होता है अगर हम इसके आधार पे देखें तो यहाँ पे कैसे बनते हैं, यहाँ पे जब निर्माण होगा इस पर हम थोड़ा सा आ जाते हैं कैसे बनेंगे। जो आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड डाईहाइड्रॉक्सिल एसीटोन फास्फेट है वो कैसे क्या है इसको हम देख लेते हैं, उसका सूत्र क्या है और ये बनते कैसे हैं। CH2OH और फिर ये कीटोनिक समूह का हो जाता है, फिर यहाँ पे CH2O फास्फोरस H2, ये रिसेबल कंडीशन के होते हैं जिसके वजह से ये बनते और बिगड़ सकते हैं। डिहाइड्रॉक्सिल आपका या ग्लिसरोफास्फेट एंजाइम्स जो होते हैं हम कह सकते हैं यहाँ पे अल्फ़ा, ये किसी न किसी एंजाइम के साथ ही ये आपस में जुड़ते और बनते और बिगड़ते हैं। अगर आप देखें कि अकेले बन जाएं तो ये इम्पॉसिबल है, या बगैर किसी एंजाइम्स के बन जाएं तो ये इम्पॉसिबल होती है हाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम्स होते हैं, इसी एंजाइम्स के साथ क्या करते हैं कि ये ATP, ये जो है NADH2 को ग्रहण करते हैं, यानी एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं इनको तोड़ने के लिए, और फिर यहाँ पे क्या होता है कि NAD बन जाता है, NAD बनता है। निर्माण क्या करते हैं ये दोनों निर्माण करते हैं ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। क्या निर्माण करते हैं, ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। अब देखिए यहाँ फॉर्मेशन शुरू हो गया, ग्लिसरॉल के रूप में आ गए। बस अब यहाँ पे क्या है कि फास्फेट का लगना, जो फास्फेट जुड़ा हुआ है और वही अब अगर यहाँ पे निर्माण हो जा रहा है, बना हुआ है, जिसके कारण से अभी पूर्णतः ग्लिसरॉल में ये कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि इसे हम नाम दे सकते हैं ग्लिसरॉल 3 फास्फेट। ठीक, अब इनके साथ कौन सी क्रिया होती है, यहाँ पे ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम्स की उपस्थिति में ग्लिसरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या करते हैं कि यहाँ से इनके साथ भी होता है वही कि ATP एनर्जी यहाँ पे भी लॉस हो रही है। जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो अक्सर ATP मतलब फास्फोरस वहाँ पे यूज होता है, एनर्जी यूज होती है, जिससे मैं बोल रहा हूँ तभी एनर्जी यूज हो रही है, तो ATP जो है ADP में कन्वर्ट होती है। अब
ATP ADP में जब कन्वर्ट हुई तो यहाँ पे क्या दिया, CH2OH, CHOH और इसके बाद CH2OH। यहाँ पे क्या बन गया, ये ग्लिसरॉल बन गया। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है आपके लिपिड्स की। और ये बना कैसे, मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे डिहाइड्रोक्सिल एसीटोन, एसीटोन फास्फेट, और ये कहाँ मिलते थे, ये मिले हुए कहाँ पे हैं, ये मिले हुए हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स में। और किसमें, ग्लाइकोलाइसिस के समय कार्बोहाइड्रेट्स के उपापचय के समय इनका निर्माण होता है। और यहीं से आप देखेंगे, और ये बनते कैसे हैं, ये बनते हैं H2O का, अन्य चीज़ों का बाहर निकलने की दशा में। जब बाहर निकलते हैं, जुड़ते हैं, तो जुड़ने और बनने के दरमियान जो है इनका फॉर्मेशन होता है। और यही चीज़ें हैं, जब ग्लिसरॉल हमारे बॉडी के अंदर बनती है, फैटी एसिड बनती है, तो इसी प्रकार से ये जो ADP है वो ATP में कन्वर्ट होकर के देती है, एनर्जी देते हुए यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सिल एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट होती है, जो कि फिर पायरुवेट की तरफ मूवमेंट करती है, ग्लाइकोलाइसिस के कंप्लीट साइकिल की तरफ मूवमेंट करती है। एक चीज़ ये जान लेना आप लोग कि हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई भी चीज़ें बननी है सर्वप्रथम बनेगी तो CHO के माध्यम से बनेगी, और जब कोई नया चीज़ बनेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही प्रारंभ होगा। चाहे वो आपका प्रोटीन होगा, चाहे वो आपका लिपिड्स होगा, एंजाइम्स होगा, विटामिन्स होगा, जो भी आप देखेंगे वो इन्हीं साइकिल के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से ही शुरू होंगे। क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर देखा जाए तो जब प्लांट जो है पहली बार अपने जीवन का जो है भोजन बनाता है, तो आप जानते हैं कि H2O यहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से, और सूर्य का प्रकाश यहाँ से लेकर के ये बनाती क्या है, 6CO2 प्लस 6CH2O। अब यहाँ पे रिएक्शन होता है C6H12O6 प्लस 6O2। ये तो मान लीजिए कॉमन सी चीज़ें हैं, हमको बनती क्या है हमारी बॉडी में बनती है एनर्जी। और जब एनर्जी बनती है तो इसी एनर्जी को ले करके फिर ये क्या बनती है, आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से फिर आपके ग्लिसरॉल का निर्माण भी वहीं पे संभव होता है। और कौन करता है उसके लिए जिम्मेदार होता है ये एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं, यही उसको उत्प्रेरित करते हैं और यही उस तरफ उसको ले जाते हैं। इसलिए एंजाइम्स हमेशा उत्प्रेरक का काम करता है, और प्रत्येक एंजाइम्स को हम इसीलिए इस उत्प्रेरक के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि हम लोग किस तरह से इसका फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, और ये तो अभी तक हम ये आपको बता रहे थे कि किस प्रकार से हम ग्लिसरॉल को प्राप्त करते हैं। अब जब ग्लिसरॉल हमको मिल गया है तो ग्लिसरॉल को कैसे हम आगे देखते हैं और कैसे हम आपके फैटी एसिड के साथ जोड़ करके हम कैसे इसका फॉर्मेशन करते हैं, हम उस चीज़ को देखेंगे। इसके लिए हम नेक्स्ट टर्न पे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ग्लिसरॉल का एस्टर्स बंध के द्वारा जुड़ना होता है, और जुड़ने के बाद किस प्रकार से फैटी एसिड जो है जुड़ करके वहाँ पे आप देखेंगे ट्राइओलिन, ट्राइएस्टरीन, ट्राइपॉल्मिटिक एसिड, इन सब का निर्माण करती हैं, और निर्माण करने के बाद किसी न किसी फैटी एसिड का यानी कि लिपिड्स का निर्माण करती हैं, और वही लिपिड्स जा करके किस प्रकार से आपके साबुन फॉर्मेशन में, आयोडीन मान में, या इन सब चीज़ों केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें आप पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।